हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और फाइनली भाई हमारे सामने भाई एक अपसेट देखने को मिल गया, जो कि भाई छोटा मोटा अपसेट नहीं है जिस तरीके का यहाँ पर बेल्जियम का मोमेंटम चल रहा था यूरोज में। लेकिन दूसरा अपसेट भी ऑलमोस्ट हो गया था। देखो फ्रांस की अगर हम बात करें, और ये काफी आयरनी की बात है ना कि अगर हम यहाँ पर दो सबसे बड़े फेवरेट्स की बात करें, इंग्लैंड की बात करें या फिर बात करें हम यहाँ पर फ्रांस की। इंग्लैंड पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इंग्लैंड को यहाँ पर बेलिंगम के गोल की जरूरत पड़ी या फिर सिर्फ एक गोल की जरूरत पड़ी, उसके बाद तो सबने हगाई है। वहां पर आप बुकायो साका के लिए गेम बना सकते हो, लेकिन चाहे फिल फोडन की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हैरी केन की बात करें, सबने एक तरफा हगाई है। गैरेथ साउथगेट की बात करें तो भाई ने सबसे ज्यादा हगाए डगआउट से। लेकिन इसके साथ अगर फ्रांस की बात करें, कैन यू इमेजिन एक ऐसी टीम जहां पर एम्बापे है, एक ऐसी टीम जहां पर थुरम है, एक ऐसी टीम जहां पर उस्मान डेम्बेले, सारे के सारे टॉप के क्लास के प्लेयर हैं, उनको एक ओन गोल की जरूरत पड़ी है मैच जीतने के लिए। और ये बहुत बढ़िया प्रीसेट सेट कर रहा है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर यूरोज में अनप्रेडिक्टेबल चीज हो सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बेल्जियम वर्सेस स्लोवाकिया की। देखो स्लोवाकिया से मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और सही बताऊं तो स्लोवाकिया के बारे में मैंने कुछ खास इतना पढ़ा भी नहीं था। लेकिन स्लोवाकिया से बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जस्ट नॉट डू दी अनएक्सपेक्टेड थिंग। मतलब अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि गेम के बाद मैं बस इतना कह दूं कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा। लेकिन स्लोवाकिया इतना बेहतरीन गेम खेल जाएगी। देखो गोल मारना इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट। अल्बानिया ने भी गोल स्कोर किया था इटली के अगेंस्ट, और वो भी 40 सेकंड में गोल स्कोर किया था, लेकिन उसके बाद इटली ने कमबैक मारा ना, 5 मिनट में 2 गोल मारे ना। तो स्लोवाकिया का बेल्जियम के अगेंस्ट गोल मारना सबसे खास चीज नहीं है इस गेम की। सबसे खास चीज है कि उन्होंने इस गेम को किस तरीके से परखा है और किस तरीके से उन्होंने अडैप्ट करा है। स्लोवाकिया ने बेल्जियम के अगेंस्ट गोल मारने के बाद जिस तरीके से मेंटली और एटीट्यूड वाइज गेम संभाला है, वो काबिलियत तारीफ है। ठीक है, तुमको मैच के रिगार्डिंग लुकाकू के मीम्स भी दिख जाएंगे, या फिर डी ब्रुयन, मॉड्रिच और आंद्रे पिर्लो का कंपैरिजन भी दिख जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताया कि स्लोवाकिया ने एकदम गोल मारने के बाद पीछे नहीं बैठ गए थे। उन्होंने हेड्स अप गेम संभाला। उन्होंने यहां पर उस टाइम प्रेस करा जिस टाइम ब्रेव बनने की जरूरत थी। उन्होंने उस टाइम प्रेस करा जिस टाइम उनको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने उस टाइम प्रेस नहीं करा जिस टाइम बनता भी नहीं था। ये वाली बात है ना कि डेफिनेटली जब तूफान आता है तो घास झुकी हुई होती है, इसलिए बच जाती है। जो पेड़ खड़े रहते हैं अकड़ में, वो गिर भी जाते हैं। लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल बहुत चुतिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि स्लोवाकिया ने जिस तरीके से गेम स्टेट को मैनेज करा, वो ऐसा ही नहीं है कि बस हाँ स्लोवाकिया अपने हिसाब से गेम खेल रही है, अपने हिसाब से गेम को सोच रही है और समझ ही नहीं रही है कि बेल्जियम करने की क्या कोशिश करी है। वो अपने अगले मूव को इसी में एडजस्ट कर रहे थे जिस तरीके से बेल्जियम खेलने की कोशिश कर रही थी। देखो बेल्जियम ने एक साथ अपना यहाँ पर जो दबदबा है वो नहीं बनाया। वैसे तो आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द गेम में बेल्जियम दबदबा बना भी नहीं पाई, लेकिन सेकंड हाफ की बात करें तो यहाँ पर बेल्जियम ने कुछ चेंजेस करे। बेल्जियम ने अपने खेलने के स्टाइल में चेंज लाया, और उसकी वजह से एक बहुत अच्छा डोमिनेंट फेज हमको देखने को मिला, या कोशिश भी मिली, जहां पर आपको लग रहा था कि बेल्जियम का गोल आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली जहां बेल्जियम का गोल आ रहा था और जहां पर स्लोवाकिया को लगा कि भाई यहां पर इस समय पीछे बैठना ही सही है, वहां पर स्लोवाकिया ने अपने 1v1 डिफेंडिंग की बात करें, शॉर्ट्स ब्लॉक की बात करें, या फिर गोलकीपिंग की बात करें, इन सब में अच्छे नंबर लेके आए। अब अगर बेल्जियम की साइड की बात करें तो देखो ट्रोसार्ड है, केविन डी ब्रुयन है, उसके बाद रोमेलो लुकाकू है, काफी बढ़िया करास्को है, काफी बढ़िया प्लेयर्स है जो कि चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बेल्जियम की टीम को जब आप देखते हो तो देखो सबसे पहले जो आपके एज अ नॉन टैक्टिकल थिंग मैं बोल रहा हूँ, इंटेंजिबल थिंग है, एक फील आता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक फील आता है कि केमिस्ट्री है ही नहीं, एक फील आता है कि ये टीम एक यूनिट की तरह नहीं खेल रही है। बस मेरा ओपिनियन हो सकता है, डेफिनेटली तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है। मेरे को ये फील आया कि ये बेल्जियम की टीम में वो केमिस्ट्री जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो कोऑर्डिनेशन जिसको आप नहीं समझा सकते, वो इस टीम में नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यहां पर अगर आप केविन डी ब्रुयन और रोमेलो लुकाकू की बात करोगे तो दो सबसे बड़े स्टार। लेकिन आंद्रे ट्रोसार्ड ने क्या करा? ट्रोसार्ड भी आपको बहुत इंस्टेंस पे जहां पर वो दूसरा पास दे सकता था नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि सबके सब हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। रोमेलो लुकाकू की बात करें, पहला हाफ तो बहुत ही बद से बदतर गया। सेकंड हाफ की बात करें तो भाई ने 2 ऑफसाइड गोल मारे, जिसमें मेरे को लगता है कि पहली बार एक स्टैट भी है या फिर रिकॉर्ड भी बनाया है रोमेलो लुकाकू ने कि यूरोज के स्क्वाड में, यूरोज के किसी भी गेम में किसी प्लेयर ने इतने बिग चांसेस मिस करे और 2 गोल उसके ऑफसाइड से रूल आउट भी हो गए। अगर पहले गोल की बात करें तो वो भी डी ब्रुयन ने सेटअप किया था, अगर दूसरे गेम गोल की बात करें तो वो भी डी ब्रुयन ने सेटअप किया था, या फिर यहाँ उसमें भी डी ब्रुयन का एक अच्छा खासा रोल था।
लेकिन क्या डी ब्रुयन का रोल इतना खास था या फिर डी ब्रुयन का कंट्रीब्यूशन इतना बढ़िया था कि डेफिनेटली यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज नहीं किया? देखो ये थोड़ा ग्रे एरिया में। देखो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि डी ब्रुयन ने मास्टर क्लास किया है तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। डी ब्रुयन का मास्टर क्लास नहीं आया है। लेकिन क्या डी ब्रुयन ने डिजास्टर क्लास है? ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी ब्रुयन की दिक्कत, भाई डी ब्रुयन का काम गोल मारना नहीं है। अगर आज यही बेल्जियम 2-1 हो जाती तो सबके सब यही बोलते कि डी ब्रुयन ने इस चीज को कैरी फॉरवर्ड किया है और डी ब्रुयन के अच्छे अच्छे पास दिखा के उसका एक शॉट्स बना के डाल देते। लेकिन अब क्योंकि बेल्जियम हार गई तो डी ब्रुयन के सबसे गंदे से गंदे पास दिखा के उसका यहाँ पर वीडियो बना के बताया जा रहा है कि भाई डी ब्रुयन का डिजास्टर क्लास है। जबकि अगर आपने पूरा गेम देखा है और आप अगर उस पर डेफिनेटली नजर रख रहे थे तो आपको पता है कि डी ब्रुयन तो अपना काम कर ही रहा था। अब अगर डी ब्रुयन के टीममेट्स ही उस चीज को हग रहे थे और ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे थे तो उसमें डी ब्रुयन क्या कर सकता है? अब देखो इस बेल्जियम के अगेंस्ट हर एक चीज बढ़िया है, लेकिन बेल्जियम में जो चीज आपको सबसे सामने निखर के दिखती है ना वो है कि केमिस्ट्री नहीं है और कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। अगर अटैक बहुत अच्छा है तो डिफेंस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी चीज, जब ऐसे गेम में ऐसे रिजल्ट निकल के आएंगे कि जब थर्ड वर्ल्ड्स बेस्ट टीम 48 रैंक्ड टीम से हार जाएगी तो कहीं ना कहीं एक डिबेट तो आप हटा ही नहीं सकते कि तीबो कोर्तुआ को क्यों नहीं खिलाया। आप कह सकते हो कि मैनेजर कल को आके कह देगा कि तीबो कोर्तुआ के साथ इंजरी रिस्क था, लेकिन जब उसने चैंपियंस लीग का फाइनल खेला है और उसमें अच्छा परफॉर्म भी किया है और जब आप ऐसा गोल कंसीड करोगे तो कहीं ना कहीं तीबो कोर्तुआ का डिबेट तो उठेगा ही उठेगा। और कहीं ना कहीं तीबो कोर्तुआ का डिबेट भी एक ऐसा क्वेश्चन उठाता है जहां पर आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ग्लोरी की बात करें या फिर नेशनल टीम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस और कमिटमेंट की बात करें तो उसमें वो कौन से क्वेश्चन था जहां पर तीबो कोर्तुआ फिट नहीं बैठता। क्या ये अपनी इनकी ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स है या फिर क्या है? लेकिन खैर इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया से अच्छी खासी होप्स थी। ऑस्ट्रिया की अगर आप पिछले गेम्स की बात करोगे तो मोमेंटम ताबड़तोड़ है। इसके साथ ही यहाँ पर राल्फ रांगनिक ने जिस तरीके से रांगनिक खिलाना चाहता है उसको फाइनली वो टीम मिल गई है जहां पर कोई बहुत बड़ी एक सुपरस्टार नहीं है, कोई बहुत बड़ी ईगो नहीं है जिसको कि वो मैन मैनेज कर नहीं सकता। तो उसको यहाँ पर वो प्लेयर्स मिल गए जो कि भाग सकते हैं, जो कि फिट हैं, जो कि अपने आप को टीम मैनेजर के लिए और टीम के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जब रांगनिक की बात करें तो इतने कम टाइम में 1.5-2 साल इंटरनेशनल फुटबॉल में ज्यादा नहीं होता। ऐसे में यहाँ पर रांगनिक ने जो इन्फ्लुएंस लाया है ऑस्ट्रिया में वो काबिलियत तारीफ है और ऑस्ट्रिया ने इस गेम को लेजिट खेला है, बढ़िया खेला है। 0-0 अगेंस्ट फ्रांस और आप यहाँ पर अटैक में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप यहाँ पर ये जताने की कोशिश कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो और मेंटली फ्रांस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। ये एक बेहतरीन टीम और एक कॉन्फिडेंट टैक्टिकली एस्ट्यूट टीम ही कर सकती है जो कि ऑस्ट्रिया थी। फ्रांस की हम बात करें, देखो फ्रांस खराब नहीं खेली, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्चैम्प्स की बात करें फिर गैरेथ साउथगेट की बात करें, फ्रांस को इतना एक्सप्लोसिव रखा नहीं गया है। और इसके पीछे का सीन यहाँ पर यह रहता है कि कहीं ना कहीं आपको पूरे फ्रांस को देखते हुए लगता है कि उस्मान डेम्बेले और किलियन एम्बापे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे निर्भरता काफी ज्यादा है और उस निर्भरता जो भी वो डिपेंडेंस है ना वो डोमिनेट कर जाती है किसी भी टैक्टिकल ऐसे सिस्टम को लेके आने की जो कि हर इन प्लेयर को इन्वॉल्व करे। नहीं चाहिए डिस्चैम्प्स को हर प्लेयर को इन्वॉल्व करने की जरूरत। अब आंद्रे राबियो की बात करें, क्यों कामाविंगा चुआमेनी के पीछे उसके ऊपर राबियो खिलाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। एनगोलो कांटे की बात करें, स्टार्टिंग लाइनअप जब सामने बाहर आई थी तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन एनगोलो कांटे ने प्रूव कर दिया कि वो सऊदी में खेल के भी उसका लेवल नहीं गिरा है। आज उसकी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आई है और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस काबिलियत डिजर्विंग है भाई। लेकिन सवाल तो यही है कि यहां पर फ्रांस हगा तो है, चाहे एम्बापे के बिग चांसेस मिस की बात करें या फिर उस्मान डेम्बेले की ड्रिबलिंग की बात करें या फिर हर अटैकिंग इनपुट की बात करें, फ्रांस अंडरवेलमिंग रही है। ऑस्ट्रिया ने भी देखो बहुत अच्छा गेम खेला है। जब मैं कलेक्टिव बात करता हूं तो जिस पूरी टीम की जिस थीम पे चल रहे हैं, जिस कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे वो टीम चल रही है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। जैसे अगर हम फाइनल पासेस की बात करें वो तो डगमगा रहे हैं। जैसे अगर रांगनिक को ये चाहिए कि उसकी टीम बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ पर ऑपोजिशन के गोल के पास जाए जितना कम टाइम हो, लेकिन ऐसे में हम ये चीज भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्लेयर की क्वालिटी है या फिर प्लेयर के जो फाइनल पास डिसीजन होते हैं वो थोड़े से खराब रहते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी मिक्स चीजें हैं, लाइक बहुत एकदम से लॉन्ग बॉल, बहुत एकदम से यहाँ पर क्रॉसेस या फिर बहुत एकदम से यहाँ पर 1-2 टच पासेस, विच इज क्वाइट गुड कि आप हर चीज को मिक्स कर रहे हो, लेकिन उस चीज में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है जो कि आपको इस गेम में भी लगता है कि ऑस्ट्रिया की टीम को खुद को भी पता नहीं चल रहा था वो कर क्या रहे हैं। इतनी तेज इतनी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी फ्रांस के अगेंस्ट। ऐसे में यहाँ पर एम्बापे या फिर फ्रांस की टीम अपने चांसेस ले लेती तो ये गेम आराम से 3-0 हो सकता था। लेकिन अगर ये गेम 1-2 से ऑस्ट्रिया जीत जाती या फिर 2-2 से ऑस्ट्रिया ड्रॉ कर लेती तो भी यहाँ पर अनडिजर्विंग कोई नहीं कहता। बट यही है कि ऑस्ट्रिया इस समय इतनी अनप्रेडिक्टेबल बनी हुई है और लेकिन हाँ,
अच्छी बात है कि ऑस्ट्रिया यहाँ पर डेफिनेटली अंडरडॉग होके भी किसी से भी नहीं डरती, दैट्स अ गुड थिंग। और इसमें यहाँ पर नीदरलैंड भी है, और इसमें यहाँ पर पोलैंड भी है, और इसमें यहाँ पर फ्रांस भी है। ऐसे में यहाँ पर ग्रुप बढ़िया तो है भाई, देखो डेफिनेटली। और मैं ऑस्ट्रिया को लगता है कि ऑस्ट्रिया चाहे सेकंड से क्वालिफाई करे या थर्ड से क्वालिफाई कर तो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम एम्बापे की बात करें तो भाई देखो एम्बापे की चोट लगी है, एंड डेफिनेटली लेट्स होप कि एम्बापे के ये ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसके बाद रियल मैड्रिड भी, और यहाँ तक जहाँ तक लग रहा है कि अभी रूमर्स हैं ब्रोकन नोज के, तो शायद से मास्क लगा के खेलेंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ कहा है कि भाई मास्क लगा के भी कोई इतने नॉर्मल लेवल पे नहीं खेल पाएगा जितने, और ये स्वाभाविक है, लाजमी है कि भाई जो इंजरी से वापस आएगा वो इतनी जल्दी तो इतनी अपनी इलीट लेवल परफॉर्मेंस नहीं देगा, चाहे वो नाक की इंजरी हो। हर इंजरी पैर वाली नहीं होती भाई, ठीक है, नाक वाली इंजरी भी अगर हो जाती है तो उससे भी दिक्कत तो होती ही है। लेकिन यहाँ पर इस गेम की अगर हम बात करें तो फ्रांस ने इस गेम स्टेट को संभाला है, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मेरे को लगता है कि जैसे तो गेम आगे जा रहा था फ्रांस के हाथ से गेम निकलता हुआ तो जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया कि क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास कोई भी एक ऐसी प्लेयर क्वालिटी नहीं है जो कि गेम अपने बलबूते पे पलट दे, वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रिया मात खा गई। वो जो भी करने की कोशिश कर रहे थे वो हर एक चीज़ कलेक्टिव थी, लेकिन हर चीज़ आपको जैसे गेम आगे बढ़ रहा था रश्ड लग रही थी, हर एक चीज़ आपको हड़बड़ाहट वाली लग रही थी। लेकिन फ्रांस की एक चीज़ बहुत खास बात है, बट डिफेंस को आप नहीं तोड़ सकते, वो भेद नहीं सकते डिफेंस की लाइन को। आप जूल्स कोंडे की बात करो, गोट परफॉर्मेंस दे रहा है भाई वो। विलियम सालिबा की बात करो, या फिर आप यहाँ पर उनके लेफ्ट बैक थे हर्नांडेज की, लाइक आप पूरे डिफेंस लाइन की बात करो, गोलकीपर माइक मैग्नन की बात करो, हर एक चीज़ रॉक सॉलिड लग रही है। और उसके ऊपर से जब आप एनगोलो कांटे का निरोध चढ़ाते हो, जब आप एनगोलो कांटे का यहाँ पर कवर चढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा रॉक सॉलिड लगता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पोर्चुगल वर्सेस चेक की, देखो चेक रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो भाई नहीं पढ़ा मैंने इतना ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ वो अपना लास्ट गेम नवंबर 2022 में हारे थे, और उससे पहले भी वो अच्छे खासे जीत रहे थे। उसके बाद उन्होंने अच्छी अच्छी टीम्स के साथ मैचेस करे, चाहे हंगरी की बात करें, पोलैंड की बात करें, अच्छी अच्छी टीम्स के साथ मैच करें, अच्छी अच्छी टीम्स के साथ उन्होंने गेम निकाले और गेम जीते भी हैं। और चेक रिपब्लिक के पास प्लेयर्स भी हैं क्वालिटी के, जो कि यूरोप में खेलते हैं, चाहे हम सूचिक की बात करें, चाहे हम यहाँ पैट्रिक शिक की बात करें। लेकिन ये पोर्चुगल भी कहीं ना कहीं फेवरेट तो है। अब देखो वही है कि पोर्चुगल को ये गेम जीतना तो है ही आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक मेंटल प्रेशर भी अपने से हटाना पड़ेगा। पोर्चुगल को ये गेम जीतना पड़ेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर पोर्चुगल गेम जीत जाएगी तो और प्रेशर आ जाएगा, तो पोर्चुगल को प्रेशर के बिना खेलना चाहिए। भाई पोर्चुगल अगर ये गेम जीतेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, और पोर्चुगल को ये बताना पड़ेगा अब इंटरनेशनल स्टेज पे कि वो एक ऐसी टीम से जिससे डरना चाहिए। जो चीज़ बेल्जियम नहीं कर पाई ना, वो चीज़ पोर्चुगल करके दिखानी, क्योंकि बेल्जियम और पोर्चुगल भाई भाई हैं, गोल्डन जनरेशन है, हर एक चीज़ है, हर एक संसाधन है, हर एक रिसोर्सेज है, हर एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कभी लिया नहीं है। और पोर्चुगल के साथ स्टेक्स तब बढ़ जाते हैं जब उनको लीड यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हैं। कल के गेम की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर पोर्चुगल पे भाई मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कि पोर्चुगल इस चीज़ को बॉटल नहीं कर सकती। पोर्चुगल का ग्रुप बहुत ईजी है, चाहे हम यहाँ पर बाकी कंपैरिजन की बात करें, चेक रिपब्लिक की बात करें, टर्की की बात करें, या फिर जॉर्जिया की बात करें जो कि लोएस्ट टीम है यूरोप की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर इस यूरो कंपटीशन की। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी यहाँ पर एक्सक्यूजेस नहीं चल सकते। विद रोनाल्डो, विदाउट रोनाल्डो, कितना रोनाल्डो, कितने रोनाल्डो के गोल्स, लेकिन अल्टीमेटली पोर्चुगल इस चीज़ को लाइक बरी नहीं कर सकती। 1-0 विन, 2-0 विन, देखो विन इज अ विन। लेकिन जब बड़ी टीम्स की हम बात करते हैं, चाहे हम इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, या फिर हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इस पे इतने चर्चा होती है। इंग्लैंड मैच जीत गई ना अपना, लेकिन फिर भी हो रही है ना चर्चा, गाली दे रहे हैं ना सब। ये चीज़ पोर्चुगल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पोर्चुगल को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप स्टेज की ज़रूरत है, क्योंकि पोर्चुगल एक ऐसी टीम है और उसका मैनेजर भी एक ऐसा ही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बेल्जियम गोल्डन जनरेशन में इसी मैनेजर के अंडर थी। ये एक ऐसी टीम है जो कि प्रेशर से कोप अप नहीं कर पाती, जो कि मोमेंटम से संभाल नहीं पाती। तो डेफिनेटली यहाँ पर, और जब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ है तो आपके पास तो और ऊपर से प्रेशर है, आपके पास रोनाल्डो का प्रेशर है, आपके पास रोनाल्डो को यूज़ करने का प्रेशर है, आपके पास रोनाल्डो को मैनेज करने का प्रेशर है, मीडिया किस तरीके से रोनाल्डो पे खबर छाप रही है, मीडिया किस तरीके से रोनाल्डो पे सवाल पूछ रही है, आपके पास उसका प्रेशर है। और डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो को लेकर ड्रेसिंग रूम में क्या सीन है, कौन लीड कर रहा है, रोनाल्डो के लाइक साथ कितने लोग हैं, कौन रोनाल्डो के एंटी लोग हैं, ये सारी की सारी खबरें कहीं ना कहीं एक पूरे लाइक कैंपेन के दौरान आपको अफेक्ट तो करती हैं। लेकिन कल मेरे को लगता है कि यहाँ पर पोर्चुगल काफ़ी अच्छा गेम है, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है उनकी, बट लेट्स होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक मारे, बट लेट्स होप।